स्वागत है दोस्तों आप सभी का। एक सवाल आपके मन में हमेशा से रहता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ क्यों बढ़ गई है। मैं आपको एक एक पॉइंट में समझाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल ने ये जानबूझ करके किया है या स्ट्रेटेजी है या एक विवशता है। मैं आपको समझाऊं कि अब देखो दोस्त हुआ क्या, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी आपत्ति जता दी है योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल के उस ऐलान को लेकर के। कौन सा ऐलान किया था अरविंद केजरीवाल ने? उन्होंने कहा था कि अब वो दिल्ली वासियों को मुफ्त में रामलला के दर्शन कराएंगे। अब इस पे बिफर जाते हैं योगी आदित्यनाथ, ये काम तो सिर्फ बीजेपी वालों का, ये आम आदमी पार्टी वाले कैसे काम कर रहे हैं ना, तो बिफर गए। तो अरविंद केजरीवाल ने बोला कि ठीक है, अगर हम मुफ्त में दर्शन करा रहे हैं तो योगी जी आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये तेवर चल रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि अब वो आगे चल करके अब जितने भी तीर्थ स्थल हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल की एक योजना चलेगी। उस योजना में मुफ्त में तीर्थ स्थलों पर जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के इच्छुक हैं उनको ले जाया जाएगा, और साथ ही मुफ्त में ले जाया जाएगा अयोध्या को भी उस तीर्थ स्थल में जोड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल की ये सारी बातें ठीक यूपी चुनाव इलेक्शन 2022 से पहले की जा रही हैं। यहां पर सिंपल सी बात है, अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को कंप्लीट पैकेज दिखाने की कोशिश की है। कंप्लीट पैकेज क्या? अरविंद केजरीवाल मंदिर और तीर्थ स्थल की बात क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बड़ा बेहतरीन काम किया है। किस पर? गवर्नेंस पर। कौन सी गवर्नेंस? जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, सब तो क्रांतिकारी काम अच्छे किए हैं। सरकारी स्कूल्स को अच्छा उन्होंने बना दिया है। तो इस पर बात क्यों नहीं करते यूपी में, उत्तर प्रदेश में आकर के अरविंद केजरीवाल? सवाल आपके मन में आएगा। सिंपल सी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि यहां दाल गलने वाली नहीं है। क्यों नहीं गलने वाली है, मैं आपको बताता हूं। पहले आप यह समझिए कि अब ये आम आदमी पार्टी है ना, ये मुसलमानों को टारगेट क्यों नहीं कर रही है। वजह है कंपटीशन। क्योंकि देखो, अगर आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में संख्या अच्छी खासी है मुसलमानों की भी, उसको टारगेट अरविंद केजरीवाल करने से इसलिए बच रही है क्योंकि वहां पर कंपटीशन हद से ज्यादा है। कैसे? देखिए, अब मुसलमानों का वोट बैंक के लिए जद्दोजहद कौन कौन कर रहा है? बसपा कर रही है, सपा कर रही है, और आपकी AIMIM कर रही है। तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल ने की समझदारी ये है कि ठीक है, हम इनको साइडलाइन करते हैं। हम अब ऐसा करते हैं कि हम हिंदुओं को टारगेट करेंगे। अब देखो, हिंदुओं की तो ठेकेदार बैठी है बीजेपी सत्ता के अंदर, तो उसमें से सेंध कैसे लगाएंगे? देखो, अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटेजी समझिए। अरविंद केजरीवाल को पता है कि हमें जो सेंध लगानी है वो बीजेपी के वोटर्स में से लगानी है, वहां से वोट को कुछ खींच करके लेके आना है। तो हमारी कुछ स्ट्रेटेजी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर रहेगी और नरम दल की अगर रहेगी तो हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटेजी क्या है? कंप्लीट पैकेज, गवर्नेंस प्लस वाली स्ट्रेटेजी। गवर्नेंस देखो, यूपी में आकर के वो सिर्फ आप सोचें कि यूपी में आकर के सिर्फ स्कूल और हॉस्पिटल और साफ सफाई की बात करेंगे चुनाव जीत जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, है ना। उनको हिंदुत्व की बात करनी होगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब बोलेंगे कि हमने स्कूल बना दिया, अच्छे स्कूल बना दिए, और प्राइवेट स्कूल के टक्कर के हमने सरकारी स्कूल बनाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन जबरदस्त कर दिया, ऐसा हम यूपी में आके करेंगे तो कोई यहाँ की जनता बोलेगी ठीक है साहब, आपने किया। दिल्ली है कितना सा और उत्तर प्रदेश है कितना सा, है ना। वहां पे करना संभव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप नहीं कर सकते। तो लोग यहाँ पे साफ तौर पे यही बोलेंगे, गवर्नेंस को लेके चलेंगे। अब यहाँ पर ना प्लस को लेके चल रहे। प्लस का मतलब यहाँ पर यह है कि अब हम हिंदुत्व की बात करेंगे, हम मंदिर की बात करेंगे। हम मंदिर की बात करके आम आदमी पार्टी किसको टारगेट करना चाह रही है? मैंने आपको बताया कि बीजेपी में जो असंतुष्ट जो हिंदू वोटर्स हैं उनको टारगेट करेगी। कैसे टारगेट करेगी? वो असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि देखो, कई सारे जो एक बहुत बड़ा जो मतदाता है ना, विकल्पहीनता की वजह से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा जो हिंदू वोटर है ना, वो नहीं चाहता है कि गमछा पड़ा हो, जय श्री राम हर बार करे, और क्या कहते हैं, शोर शराबा, ये हल्ला गुल्ला चलता है ना। जिस तरह का हिंदुत्व इन लोगों को पसंद आता है ना, ऐसे एक वर्ग है जिसको इस तरह का हिंदुत्व की पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, विकल्पहीनता की वजह से ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने के लिए एक हिंदुत्व का कार्ड खेला गया है। ये असंतुष्ट लोग चाहते क्या है? जो गवर्नेंस में जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया है वो चीज़ तो हो ही हो, स्कूल, खाना पीना, बिजली, सब कुछ हो, साथ ही हिंदू सभ्यता हो, संस्कृति हो, परमात्मा में विश्वास करने वाला हो। तो इन सब का अगर कोई विकल्प दिखाई देता है तो उसके साथ ये वोट जाना शुरू हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को ऐसा अल्टरनेट देने की कोशिश की है, उनके सामने रख दिया है कि भैया, हम बीजेपी जितनी बड़ी हिंदुत्ववादी वाली पार्टी तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम उनके अल्टरनेट देखे जा सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, हम आप में
सब में श्रद्धा रखते हैं, परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं, आपके विश्वास में श्रद्धा रखते हैं। आइए आप हमें जिताने की कोशिश कीजिए और हम आपको वही चीज़ देंगे, वही विकास देने की कोशिश करेंगे जिस विकास की हम लोग बात करते आए हैं। तो वही है, इनको चाहिए क्या? एक सिंपल सी बात यहाँ पर है, जो बीजेपी है और बीजेपी के अंदर जो असंतुष्ट वोटर हैं, जब उनको ये विकल्प दिखाई देगा कि अरविंद केजरीवाल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, बिजली सब कुछ मिल रही है, हिंदू सभ्यता भी मिल रही है, संस्कृति के प्रति स्वीकार्यता भी है, तो सीधा अरविंद केजरीवाल के साथ चले जाएंगे। लेकिन बस यह है कि पब्लिक के दिमाग में आना चाहिए। तो यही स्ट्रैटेजी अरविंद केजरीवाल की है कि हम तो गवर्नेंस के साथ साथ हिंदुत्व की बात करेंगे ताकि लार्जर वोटर को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। आपको समझ में आ गया अरविंद केजरीवाल राम का नाम क्यों ले रहे हैं, भगवान राम का नाम क्यों ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं और अयोध्या क्यों जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब जो जितनी विपक्षी पार्टी हैं, सपा बसपा मायावती, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब अब इसी राह पर है, राम का नाम ले रही हैं, अयोध्या जा रही हैं, दर्शन कर रही हैं और वोटरों को ये संदेश नहीं जाना चाहिए किसी तरह से कि ये लोग हमारे भगवान का अपमान करते हैं और ये उतना इज्जत नहीं करते जितनी इज्जत बीजेपी करती है ना अकेले। तो यही चीज़ है। अगर आपने देखा होगा कि अभी आम आदमी पार्टी ने अयोध्या तिरंगा यात्रा निकाली थी, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव ने 29 दिसंबर के आसपास एक यात्रा निकाली थी। बसपा सुप्रीमो जो है मायावती, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया था। तो कुल मिला के अयोध्या, राम मंदिर, इन सब पे राजनीति विपक्ष को करनी पड़ रही है ताकि लोगों को ये ना लगे कि बीजेपी ही सिर्फ राम का नाम लेती है, तो भगवान राम का नाम तो लेना पड़ेगा ताकि लोगों को ये महसूस ना हो कि ये तो हमारे परमात्मा का विश्वास रखते ही नहीं है और ये कटे हुए लोग हैं, विरोधी हैं। तो इसलिए सब विपक्षी पार्टी उसका बात कर रही हैं। आपके मन में एक सवाल और आएगा कि वह भाई राम का नाम तो ले लिया, क्या फायदा और कितना फायदा होगा? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, भगवान राम सिर्फ बीजेपी के हैं? नहीं। गांधी सिर्फ कांग्रेस के हैं? नहीं। सबके तो हैं। राम सबके हैं, गांधी जी सबके हैं, राम मनोहर लोहिया सबके हैं, किसी एक पार्टी विशेष धर्म समुदाय के नहीं है। ये बात आप समझते हैं। लेकिन बीजेपी ने बहुत स्मार्टली पॉलिटिकल हिंदुत्व के एजेंडा में इसको बदल दिया है। इसलिए विपक्षी पार्टी बिल्कुल ये नहीं चाहती है कि उनकी पार्टी को राम विरोधी कहा जाए या भाजपा में उन्हें राम विरोधी कहलाने का मौका ना मिले। इसके लिए वो राम की शरण में आए हैं। अगला सवाल आपके मन में यह होगा कि भैया ये बताओ कि राम का नाम लेने के बाद ही चुनाव जीत जाते हैं, ये गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक मुद्दा नहीं होता। अगर अरविंद केजरीवाल आकर के कहें कि मैं सिर्फ गवर्नेंस के दम पर आकर उत्तर प्रदेश में जीत लूंगा, तो नहीं जीत सकते हैं। अलग अलग विभिन्न प्रकार के आपको मतदाताओं को रुझाना होगा अलग अलग मुद्दों को लेकर के। जब छोटे छोटे मुद्दे आपस में मिलते हैं, जब उनके वोट आपस में मिलते हैं, तब जाके बड़ा वोट बैंक बनता है। फिर जा करके आप देखते हैं कि कोई पार्टी का एमएलए, विधायक, सांसद सब बनते हैं, है ना। इसी तरह से सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं, अलग अलग मुद्दे बनते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप देखेंगे 1990s की बात है कि एग्जाम्पल लेता हूं, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में बीजेपी को फायदा होना चाहिए था। विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना पाए थे। उस वक्त बीजेपी को तकरीबन 177 सीटें मिली थी और सत्ता से भाजपा दूर थी। ये बात समझ में आ गई। लेकिन इस बाबरी विध्वंस के बाद अगर आप देखेंगे तो कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव को तो नुकसान हुआ था ना, उन्होंने सिर्फ साफ तौर पे पक्ष लिया था तो उनको नुकसान हो गया। लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का जो ग्राफ है ना, वो लगातार बढ़ा था। वोटर्स उनसे जुड़ते गए थे, हृदय से भी जुड़ते जा रहे थे, कुछ भावनात्मक तरीके से जुड़ते जा रहे थे, कुछ परमात्मा के नाम से जुड़ते जा रहे थे। तो बीजेपी का ऐसे करते करते वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे राम जन्मभूमि के नाम पर सियासत में भाजपा का चढ़ाव और बहुत ज्यादा हुआ है और पार्टी लोकसभा में 300 से ज्यादा सीटें लेकर के आई है। अब तो भाजपा ने भगवान राम का मंदिर बना दिया है। इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश ये भाजपा निश्चित तौर पे करने जा रही है। ये एक सिंपल सी बात है। ये बात आपको समझ में आ गई, अरविंद केजरीवाल की बात समझ में आ गई। अब अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जाकर के क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है ना, अभी रीजनल पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है। अब इस पार्टी की कोशिश ये है कि उसका भी जो दर्जा है ना, उस पार्टी का नेशनल पार्टी का दर्जा हो जाए। जब तक नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं होगा तब तक तो समस्या है। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बार बार अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ती है और कोशिश करती है अधिकांश वोट उनको मिल सके। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि राजनीतिक पार्टियां हमारे क्षेत्र में आपको कितनी पता होंगी। हमारे देश में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपको पता है? आपको सिर्फ 10-50 के नाम भी मुश्किल से पता होंगे। हमारे देश के अंदर 5000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी हैं। ये सब फंडिंग लेती हैं। फंडिंग लेने के साथ साथ पूरा ब्लैक को व्हाइट करने वाला धंधा चलता है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक पार्टी खुद की खड़ी करने में भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं बहुत कुछ नहीं करना होता।
अगर आपको क्षेत्रीय पार्टी बनानी है तो उसकी क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। देखिए, अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं तो आपने पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की है तो 30 दिन के अंदर जाकर के आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, 10,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराएंगे और इलेक्शन कमीशन उस 10,000 रुपए से क्या करेगा कि आपकी पार्टीज के बैंक डिटेल, आपके एड्रेस, पैन कार्ड सब कुछ चेकआउट करेगा। चेकआउट करने के बाद फिर आपसे कहेगा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि आप लोकसभा में या फिर विधानसभा के चुनाव में आप किसी राज्य से, जिस राज्य से आप लड़ना चाहते हैं उस राज्य से आप लड़िए, लेकिन 10% सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दीजिए। और साथ ही पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन देना होता है ईसी को, तब जाकर के ईसी कहती है कि ठीक है, अब हम चेकआउट करा लेंगे तो मैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या चीज़ है। ऐसा तो नहीं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने और कुछ लिखवा दिया हो कि हमें भारत तेरे ऐसा करना होगा, हम भारत में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सब कुछ लीगल है ना। ऐसा तो नहीं कि मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ आपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी है। तो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बदल भी जाता है। अरविंद केजरीवाल ने बदल दिया है अभी। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है कि कहा था कि कोई 2 बार से अधिक कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस पार्टी के संशोधन करते हुए अब कहते हैं कि मैं ही इस पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनूंगा ना। इसको लेकर विवाद चला है। तो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है समय अनुसार, है ना, ये अलग बात है। अब देखिए, जो गैर मान्यता प्राप्त जो पार्टी, 3 तरह की पार्टीज होती है। एक गैर मान्यता प्राप्त, एक होती है आपकी नेशनल पार्टी, एक होती है आपकी रीजनल पार्टी। जो गैर मान्यता प्राप्त जो पार्टी होती है इसकी हैसियत बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसमें कहा जाता है कि ये जो पार्टीज होती हैं जो उसने अप्लाई किया है वो क्या कर सकती हैं, या तो लोकसभा में या तो विधानसभा में 10% सीटों पर उम्मीदवार को उतार दे। अगर वो उतार देती है तो वो गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए एलिजिबल हो जाती है उतारने में। फिर इसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती है, फंड ले सकती है, चंदा ले सकती है, फिर काले को सफेद करने का तो गोरख धंधा तो कर सकती है आराम से। ये बहुत बड़े स्तर पे होता है दोस्त। अब बात करते होते रीजनल पार्टीज, एक होती है क्षेत्रीय पार्टी, है ना। क्षेत्रीय पार्टी में क्या होता है कि एक पार्टी बनी, सपोज कीजिए आपने एक पार्टी बनाई, आपने पूरा प्रोसेस को आपने कर लिया जो मैंने आपको बताया पिछला। अब इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है, या तो आप विधानसभा चुनाव लड़िए, उसमें 8% का क्या कहते हैं आप वोट लेके आइए, टोटल वोट्स का 8% लेकर के आइए, तब आपकी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का टैग मिल जाएगा। अगर आप 8% नहीं लाते हैं, सिर्फ 6% वोट लेकर के आते हैं विधानसभा चुनाव में, तो आपके 2 एमएलए जीतने चाहिए, तब आपको रीजनल पार्टी का आपको टैग मिल जाएगा। अगर लोकसभा चुनाव में आप लड़ते हैं तो आपका कम से कम 6% वोट होना चाहिए टोटल वोट का, और साथ ही आपका 1 एमपी जीतना चाहिए आपकी पार्टी का, तब आपको वो क्षेत्रीय पार्टी का आपको मान्यता मिल जाएगी। और एक और कंडीशन इसमें यह है, अगर आप ठीक है ना आप 8 ला पा रहे हो, ना आपका एमपी जीत पा रहा है, और ना आप 6% वोट भी नहीं ला पा रहे हो, तो इसमें एक चीज और कहा गया है कि अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी बनने का हकदार तभी मानी जाएगी विधानसभा में 3% का टोटल वोट हो, साथ ही 3 एमएलए उस पार्टी के उस राज्य से जीतने चाहिए, तब जाके आपको रीजनल पार्टी का टैग मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यही जो रीजनल पार्टी है ये नेशनल पार्टी कब बनती है, जब ये जो रीजनल पार्टी है ना 4 अलग अलग स्टेट्स में जाकर के चुनाव जीतती है, तब उसको कहा जाता है कि अब ये नेशनल पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी कर क्या रही है, बोले कम से कम ऐसा तो कर दो भाई कि हम रीजनल पार्टी से, एक क्षेत्रीय पार्टी से बढ़ करके हम एक नेशनल, एक राष्ट्रीय पार्टी बन सके। अगर आपको नेशनल पार्टी अपनी पार्टी को बनाना है तो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, आप लोकसभा का चुनाव लड़िए और 2% सीटों को जीते। तकरीबन 543 का 2% कितना हुआ, 11 के आसपास 11 सीटें आप लोकसभा में जीतिए, और 3 राज्यों में भी आपको जीतना होगा। और दूसरा यह है कि अगर लोकसभा और विधानसभा में अगर आप लड़ते हैं तो आपका 6% वोट होना चाहिए अलग 4 राज्यों में। अगर क्षेत्रीय पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में अपने एमपीज जीता देती है, जीत लेती है, वोट परसेंटेज लेके आती है, वो नेशनल पार्टी बन जाए। तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, तो कोशिश करिए अलग अलग राज्यों में जाकर कुछ तो एमपीज जीते हैं, ताकि बना बनू करके वो एक नेशनल पार्टी का दर्जा ले सके। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर कितनी नेशनल पार्टीज हैं विदाउट गूगल। कांग्रेस और बीजेपी की छोड़कर तीसरी एक पार्टी का नाम मुझे आप बता दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी ऑडियंस कैसी है देख करके। मुझे उम्मीद है आपको हर क्राइटेरिया को समझाने की कोशिश मैंने की है, आप समझ गए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।